हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो प्रिसेप्टर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था और फिर उसके हमने एप्लीकेशन देखे थे, एक न्यूमेरिकल देखा था। तो आज हम और एक दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे, हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेंगे ताकि हमारे इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाए। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर बुक का 1.6। एग्जाम्पल 1.6। तो पहले समझते हैं इसमें क्या है। इसमें हमको बोल रखा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड्स एल है। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल वही होता है जिसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया। जैसा बुक में डायग्राम है मैं वैसा का वैसा बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं बुक में से। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी साइड्स एल हैं, ओके। और हमको यहाँ पर बोल रखा है सभी जगह जो चार्ज है वो Q है। यहाँ पर भी चार्ज Q है, मतलब ये फर्स्ट है, इसके ऊपर चार्ज Q है, Q2 के ऊपर चार्ज Q है। सभी वर्टाइसिस पर जो हमारा चार्ज है वो Q के बराबर है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के ऊपर, सेंट्रॉइड यानी बिल्कुल यहाँ पर सेंटर के ऊपर एक चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है ना। और हमसे पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। मतलब जब ऐसे बताया हो ना एज शोन इन द फिगर, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिगर ऑलरेडी हमको गिवन है। अब हमको बस इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, एनालिसिस करना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड O है ना। अभी सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड एक ऐसा किसी ट्रायंगल का पॉइंट होता है जिसके डिस्टेंस जो है हर एक वर्टाइसिस से इक्वल है। यानी इस सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ से यहाँ से इक्वल होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर O सेंट्रॉइड है तो मेरा AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO बराबर है। पहली चीज़ हमको समझ में आई एक। हाँ, अब ये चीज़ हमको समझ में आ गई, बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन दिस, है ना। नेट फोर्स हमको फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो क्या होता है? KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर जो R स्क्वायर है, R स्क्वायर क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि ये AO डिस्टेंस। तो हमको ये AO डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, है ना। AO डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो AO डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? बस यही ट्रिक है इसके अंदर, ये डिस्टेंस फाइंड करने की ही ट्रिक है ना। देखो यहाँ पर मैंने एक ऐसे मान लिया कि लाइन मैंने एक्सटेंड करी यहाँ तक परपेंडिकुलर, ये होगी D, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने D पॉइंट मान लिया। अब इस AD की लेंथ तो हम निकाल सकते हैं, भाई AD की तो निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? सपोज करो ये तो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये वाली लेंथ है L, है ना। और ये एंगल कितना बनेगा जल्दी बताओ, कम ऑन। 30 डिग्री बनेगा ना। अरे भाई पूरा 60 है तो हाफ तो 30 डिग्री बनेगा ना। हाँ, अब अगर मैं AB cos 30 ले लूँ तो क्या मुझे AD मिल जाएगा? देखो 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 क्या कर रहा हूँ मैं। AD इज इक्वल्स टू AB cos 30। ये सारी चीज़ें हमने 11th में सीखी है कि जैसे देखो वापस बता देता हूँ, कोई वेक्टर है A वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर थीटा एंगल है। तो अगर मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होगा तो ये बन जाएगा A cos थीटा, एंड इफ आई हैव टू टेक द वर्टिकल कंपोनेंट देन इट विल बी A sin थीटा, ऑलराइट। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉस कंपोनेंट लेना था मुझे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है ना वो हमेशा कॉस आएगा, कॉस थीटा के साथ। मतलब थीटा के साथ जो एंगल बन रहा है उस जगह अगर मुझे कंपोनेंट लेना है तो वो हमेशा कॉस थीटा आएगा। और थीटा के परपेंडिकुलर अगर लेना है ना तो वो आएगा हमारे साइन में। तो यहाँ पर थीटा के साथ ही मुझे लेना था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना था, तो मैंने कॉस ले लिया AB cos 30। अब देखो AB की वैल्यू तो मुझे पता है, AB तो कितना होता है L, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू भी मुझे पता है √3/2, क्लियर है। तो इस तरह से मैंने AD की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, है ना। और अब यहाँ देखो एक AD की वैल्यू मुझे मिल गई। अब AO की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, AO क्या होता है? AO यानी कि किसी भी वर्टाइसिस से उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, किसी भी वर्टाइस से उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, वो होता है, ये भी एक फॉर्मूला है 2/3 इंटू AD, ठीक है। 2/3 इंटू AD, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैथमेटिक्स में ऐसे सब आता रहता है। तो 2/3 इंटू AD आएगा, ठीक है।
फिर हमने क्या करना है, सिंपली ए ओ की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए डी को यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 2/3 इंटू ए डी की वैल्यू कितनी है एल इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3 से ये कट गया, यहाँ पर नीचे √3 आ जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी L/√3 आ जाएगी ए ओ की वैल्यू, इक्वेशन 2। तो अब अगर ए ओ की वैल्यू L/√3 आ गई तो मैं कह सकता हूँ बी ओ की और सी ओ की वैल्यू भी L/√3 ही होगी। ठीक है, चलो अब हम काम करेंगे मेनली हमारा फोर्स निकालने के लिए। ये जो ए पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है Q1 है, तो जो Q के बराबर, ये इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, मैं मान लेता हूँ फोर्स ऑन O/A। ठीक है भाई, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2, Q तो ये रहा, Q2 ये रहा, अपॉन R²। R² क्या है, AO², मतलब इसका स्क्वायर, यानी L/√3 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये कैसा हो जाएगा 3KQ कैपिटल Q अपॉन L²। समझ पाए, इस तरह से आ गया, ये FOA आ गया मेरे पास, FOA आ गया ये। ठीक है ना, अब मैं निकालूँ बी के कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, यानी बी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। थोड़ा सा बनाया तो बड़ा देखने के लिए बना रहा हूँ ना, ताकि आपको दिख जाए यहाँ पर फोर्स ऑन O/B। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्स ऑन O/B। तो ये कैसे होगा फोर्स ऑन O/B, ये भी सेम टू सेम के Q1 Q2 अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर। तो ये भी मेरे को मिलने वाला है 3KQ कैपिटल Q/L²। और सिमिलरली जब मैं ये निकालूंगा फोर्स ऑन O/C, तो ये भी सेम आने वाला है, ये भी सेम आने वाला है, KQ/L/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है ना, 3KQ कैपिटल Q/L²। तो जब सारी वैल्यूज़ मेरे पास सेम आ रही है तो मैं इनको F नहीं मान सकता, F मान लेता हूँ, लेट है ना, बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से बढ़िया मैं ये लिख लेता हूँ। तो अभी हमसे पूछा क्या गया था, देखो हमसे ये नहीं पूछा गया था कि सारे जो अलग अलग चार्जेस कितना कितना फोर्स लगेंगे, हमसे तो पूछा गया था नेट फोर्स एट द सेंट्रोइड। ये जो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये तो हमने लगा लिया कितने फोर्स लग रहे हैं और कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, बट वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स। तो हमको अब ये जो फोर्सेस मैंने निकाले हैं तीनों, इनका हमको समेशन करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सपोज करो ये तो FOA है, अगर मैं FOB और FOC का, ध्यान से सुनना, अगर मैं FOB और FOC का क्या ले लूँ, वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब FOB इधर है, इसका एक इधर ले लूँ, यहाँ पर मैं एंगल मान लूँ, यहाँ पर जो भी एंगल आएगा थीटा, FOB cos थीटा इधर ले लूँ, इसका FOC cos थीटा इधर ले लूँ, और उन दोनों को ऐड कर दूँ, फिर यहाँ पर दोनों को डायरेक्टली हम सिंपली ऐड कर दें। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इन दोनों को जब मैंने सम करा, क्योंकि देखो एक चीज़ बताता हूँ दूसरे पेन से, क्योंकि अगर FOB का मैं ये वाला कंपोनेंट लूँगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँगा, और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, तो नेट जो एडिशन होगा इन दोनों का, ये वाला ऐड होगा, तो यहाँ पर जो मुझे फोर्स मिलने वाला है FR, तो FR का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ वेक्टर एडिशन से, जो हमने सीखा था बचपन में। तो FR क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, F रिजल्टेंट विल बी √A² + B² + 2AB cos थीटा होता था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A², क्योंकि ये भी मेरा FOB भी F के बराबर है और ये भी F के बराबर है ना, A² + B² + 2AB cos थीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ थीटा कौन सा होने वाला है भाई, यहाँ जो थीटा होगा ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, ये वाला थीटा होगा। ठीक है, ये वाला थीटा होगा। मैं इसको डायग्राम को वापस से बना के बता दूंगा कि थीटा कितना होने वाला है हमारे पास। देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ डायग्राम, ये वाला, ये मेरा B पॉइंट है, ये वाला ना, ये मेरा C पॉइंट है, ये मेरा O पॉइंट है, और आई हैव टू फाइंड दिस थीटा, ये वाला थीटा फाइंड करना है ना, ये वाला थीटा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूँगा, देखो दिस इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 30 डिग्री, और ये थीटा इसी थीटा के बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 30 + 30 + थीटा, और ट्राइंगल के सभी साइड का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो थीटा कितना होगा 180 - का 60,
आएगा 120 डिग्री। तो मैं cos 120 यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। हम जानते हैं cos 120 कितना होता है, cos 120 कितना होता है -1/2। तो ये चीज़ें याद रखना यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, ध्यान से थोड़ा, है ना। तो ये हो गया 2f², इसको ऐड कर दिया, फिर यहाँ पर भी प्लस 2f², यहाँ पर -1/2 और होल रूट आ जाएगा इधर। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन इधर है, तो 2f में से एक f जाएगा तो कितना f बचेगा, एक f², है ना। अब f को भी मैं स्क्वायर से बाहर निकाल दूंगा, तो f रिजल्टेंट मेरे पास जो आने वाला है वो आएगा f। अब बस देखो यहाँ पर एक आंसर आने वाला है, अब आंसर आने वाला है, ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर मेरा जो लग रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, उसकी वैल्यू कितनी आई, ये मेरा पॉइंट O है ना। इसके ऊपर जो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, नेट फोर्स ऊपर लग रहा है FR, उसकी वैल्यू कितनी आई F। और जो नेट फोर्स नीचे लग रहा है FOA, उसकी वैल्यू कितनी आई, उसकी भी आई F। समझ पा रहे हो। तो अब खुद ही बताओ आप कि नेट फोर्स कितना लगा। अरे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लो कैप है, मैं 10 न्यूटन ऊपर लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन नीचे लगा रहा हूँ, तो कुछ मूवमेंट होगा क्या इसके ऊपर, बताओ, नहीं होगा ना। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। सिंपली हम अब ऐड कर सकते हैं इसको, सिंपली जैसे हम स्केलर्स को ऐड करते हैं वैसे इसको ऐड कर सकते हैं ना अब तो जो नेट फोर्स आएगा हमारे पास वो 0 होगा, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर कहीं लिख लेना, जगह नहीं है यहाँ पर, वरना मैं लिख देता, चलो यहाँ लिख देता हूँ ना, एक मिनट, यहाँ लिख देता हूँ। फाइनली रिजल्टेंट फोर्स ऑन O इज 0 न्यूटन। ये आंसर आ गया। रिजल्टेंट फोर्स हमसे पूछा था क्वेश्चन में और हमने सक्सेसफुली बता दिया कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 0 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसी में एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो ये है मेरा एग्जांपल नंबर 1.7, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1.7 है। और ये इस एग्जांपल में भी हमको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी वर्टाइसेस के ऊपर जो चार्ज है वो इन्होंने मेंशन कर रखा है और हमसे पूछा है कि हर एक चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स लगने वाला है, ठीक है। हर एक चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स लगने वाला है, ये हमको जस्ट फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव का चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। तो पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो कितना लगेगा यहाँ पर, मैं मान लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ फोर्स ऑन 3/1, इस तरह से इसको लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब इसके ऊपर ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ फोर्स ऑन 3/2, क्लियर। और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा मेरे पास, इन दोनों को मैं वेक्टर एडिशन से, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, अभी ये भी पीछे करा, F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट A² + B² + 2AB cos थीटा। ये फोर्सेस है हमारे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर जो नेट आएगा वो आएगा F3। तो मुझे F3 फाइंड करना है, ठीक है, F3 फाइंड करना है इस वाले चार्ज के लिए, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फॉर चार्ज अपना Q3 के लिए। चार्ज Q3 से हमने स्टार्ट करा, ठीक है। अब देखो F31 जो है मेरा क्या होगा, K Q1 Q2 R², यही होगा। ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, मतलब ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। और हम साइन नहीं लेते, साइन हमेशा सिर्फ हमको फोर्स की डायरेक्शन बताता है। हम जब कूलम्स लॉ से ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो इसमें हम साइन नहीं लेंगे, क्लियर है। साइन सिर्फ हमको डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, KQ² L² आ गया, क्लियर है। अब हम देखेंगे F32 की बात। F32 ये क्या होगा, ये भी सेम KQ1 Q2 L² हो जाएगा। तो ये इसको भी डायरेक्टली मैं लिख लूँ KQ² L², क्लियर। अब मुझे F3 फाइंड करना है, F3 फाइंड करना है। देखो ये क्या है, ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको मैं मान सकता हूँ F के बराबर लेट कर लेता हूँ। कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक।
तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अब यहाँ पर थीटा कितना है जल्दी बोलो, इक्विलेटरल एंगल है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है 60, कम ऑन 60, ठीक है भाई 60 मैंने यहाँ पर ले लिया। अब देखो कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है, और cos 60 कितना होता है हमारा 1/2, cos 60 होता है 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास आया कितना 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 3f स्क्वायर, तो 3 को अगर f स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दूंगा तो कितना बचेगा f√3, एक तो ये फोर्स मेरे पास आ गया न्यूटन्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट आंसर मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। चार्ज ऑन फॉर चार्ज Q3 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है ये हमने कैलकुलेट कर दिया, क्लियर है। अब हम आगे के चार्जेस देखते हैं, यहीं पर लिखता हूँ फॉर चार्ज Q2 ले लेते हैं, Q2 ये वाला, अब इसको ये वाला अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो फोर्स ऑन 2/3 ये ऐसे होने वाला है, और ये वाला पॉजिटिव है रिपेल करेगा ऐसे, तो फोर्स ऑन 2/1 इस तरह से होने वाला है। और ये एंगल कितना होगा देखो, अगर अंदर वाला 60 है तो 180 माइनस 60 कितना होता है 120, ये एंगल मेरा बन जाएगा 120 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो होने वाला है F2 वेक्टर। चलो पहले F23 की वैल्यू फाइंड करते हैं। F23 फोर्स ऑन 2/3 कितना होगा KQ²/L², KQ1 Q2 अपॉन R² वाला फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्स वाला सिंपली। तो अब F21 अगर हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन 2/1, तो ये भी हमारे पास आएगा KQ² अपॉन L², सिंपली, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सपोज करो मैं F23 इक्वल टू F21 इक्वल टू F मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि रिजल्टेंट जो F2 निकालने के लिए हमको आसानी हो जाए। तो अब F2 मैंने निकाला, F2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस, अभी थीटा कितना होगा यहाँ पर 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री मैंने यहाँ पर सिंपली पुट करा, और इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा इधर तो ये हो जाएगा 2f² प्लस 2f² और cos 120 होता है माइनस 1/2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 f² हैं और एक f² नेगेटिव का है, तो क्या बचेगा फाइनली मेरे पास f² रूट के अंदर, तो बाहर आकर के कितना बचेगा f, ठीक है। तो F2 जो आने वाला है वो आएगा सिर्फ और सिर्फ F2 इज इक्वल्स टू F, तो ये सेकेंड हमको फोर्स मिल गया, सेकेंड फोर्स मिल गया हमको यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर Q1 के ऊपर, तो फोर्स ऑन 1/2 वो रिपल्सिव नेचर का होगा तो वो इस तरह से लगेगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन 1/2 इस तरह से, और फोर्स ऑन 1/3 वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, फोर्स ऑन 1/3 वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इस तरह से लगेगा, और इसका भी रिजल्टेंट हमारे पास यूँ आने वाला है। समझ गए होंगे अब तो आप F1 की वैल्यू। सेम सारी वैल्यूज़ जो हैं अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर चार्ज Q1, ठीक है, तो इसके अंदर भी मेरा F12 जो आने वाला है वो आएगा KQ² अपॉन L², ठीक है, और F13 जो आएगा वो भी सिमिलरली KQ² अपॉन L² आएगा, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर जब F3 निकालूंगा, F3 जब निकालूंगा मैं, तो F3 भी मेरे पास फाइनली F ही आएगा, सेम टू सेम इसके जैसा है ये। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये मेरे आंसर आ चुके हैं तीनों के। फोर्स ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा F न्यूटन का, F मतलब KQ²/L², ठीक है। F2 के ऊपर भी इतना लगेगा मतलब Q2 चार्ज के ऊपर, और Q3 चार्ज के ऊपर हमारा F√3 फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे दो न्यूमेरिकल्स। अब आगे देखते हैं हम। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं
वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखो, कोई भी चार्ज होता है ना, कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो उसके आसपास एक ऐसा एरिया रहेगा, एक ऐसी फील्ड रहेगी जिस एरिया के अंदर वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है। सपोज करो यहाँ पर एक ये रहा चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज का नेचर क्या रहता है कि वो किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा या फिर किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा, यही नेचर रहता है। तो सपोज करो यहाँ पर, ये तो मेरा चार्ज है Q, यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा है Q0, टेस्ट चार्ज है ना। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है अभी अपन देखेंगे। कोई Q0 चार्ज पड़ा है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो ये इसको क्या कर पाएगा, यहाँ से रिपेल कर पाएगा। पर सपोज करो ये Q0 चार्ज और अगर यहाँ पड़ा हुआ है, देखो इस कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो क्या ये इसको रिपेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भाई कई लोगों को लग रहा होगा कि कर पाएगा, क्या पता फील्ड के अंदर। और सपोज करो कि एक ये चार्ज है और दूसरे जो चार्ज है, उन दोनों के बीच के अंदर डिस्टेंस ही 1000 किलोमीटर का है, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक चार्ज की एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसा एरिया किसी चार्ज के पास जिस एरिया के अंदर ही वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन दूसरे चार्ज के ऊपर लगा सकता है। समझ पा रहे हो? तो ये एरिया मैं बनाता हूँ यहाँ पर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक एरिया किसी भी चार्ज के पास जिस एरिया के अंदर वो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दूसरे चार्ज के ऊपर लगा सकता है। उस एरिया से अगर बाहर जाएगा तो हम वो चार्ज नहीं लगा पाएगा। इसको मैग्नेटिक फील्ड से समझते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल लेते हैं। कोई मैग्नेट है, जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने बार मैग्नेट रख दी, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब इसके पास मैंने कोई आयरन निडल रखी, तो ये इसकी तरफ चिपक जाएगी। बट सपोज करो अगर मैं निडल को बहुत दूर रख दूँ कहीं, ठीक है, तुमने मैग्नेट अपने घर के अंदर रखी है और निडल बाहर सड़क पे जाकर रख दी, तो क्या वो निडल अट्रैक्ट हो जाएगी मैग्नेट के ऊपर? नहीं हो पाएगी ना। बट तुमने मैग्नेट के थोड़े से पास में ला करके रखी, देखो इतना से डिस्टेंस पे रखा, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ही है। मतलब अगर वो नीडल इसकी मैग्नेट की फील्ड के अंदर रखी हुई है, फील्ड के अंदर, फील्ड मतलब एक ऐसा एरिया है जिस एरिया के अंदर इसका डोमिनेंस होता है ना, जिस एरिया के अंदर ये अपना काम कर सकता है, वही इसका फील्ड होती है। तो अगर मैंने इस निडल को इस मैग्नेट की फील्ड के अंदर रखा है तभी इसको अट्रैक्ट कर पाएगी। और तुमने अपने घर के अंदर मैग्नेट रख ली और निडल को बाहर सड़क पे रख दिया, तो वो इसकी फील्ड से बाहर हो गई, अब वो ना अट्रैक्ट कर पाएगी, उसको नहीं कर पाएगी ना। तो उसी तरह से एक चार्ज की भी एक फील्ड होती है। अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आया है, ध्यान से समझो, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, हर चार्ज की एक फील्ड होती है। उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आया है, सिर्फ तभी वो चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर पाएगा या रिपेल कर पाएगा। और उस फील्ड से बाहर अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है ना, तो वो ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, कुछ भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक सिंपल वर्ड्स में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज is the space around the charge, up to which electrostatic force of attraction and repulsion can be experienced by, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज, एनी अदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होगा अगर वो किसी पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। देखो, द चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ना, तो ये मेरा सोर्स चार्ज होगा। और दूसरा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेगा, है ना, वो मेरा टेस्ट चार्ज होगा। द चार्ज
which produces electric field, उसको हम क्या कहेंगे, is known as source charge। ठीक है, द चार्ज Q नॉट, यहाँ पर चार्ज मेरा कौन सा है, इसमें Q है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखूँगा द चार्ज विच एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा ठीक है, द चार्ज विच टेस्ट्स या फिर experiences the effect of source charge, the effect of source charge, effect of source charge is known as test charge, Q नोट कहेंगे इसको। क्लियर है, जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा सोर्स चार्ज, जो फील करेगा वो टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज जो होता है ना उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, जैसे सोर्स चार्ज इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, बट टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम नेग्लेजिबल मानते हैं, टेंड्स टू 0 मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि हमको ये मानना होता है कि टेस्ट चार्ज की कोई भी फील्ड नहीं है ना। मैं जनरली ऐसे बोल देता आपको कि टेस्ट चार्ज की कोई भी फील्ड नहीं है, ये मान लो, है ना। तो ये भी एक तरीका है, बट प्रैक्टिकली अगर हम समझें कि टेस्ट चार्ज की फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो वैल्यू है, इसकी चार्ज की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 कूलम है। तो अगर किसी चार्ज की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 कूलम होगी तो उसकी फील्ड तो नहीं बनेगी। अब अगर आप लोग सोचोगे कि अगर कोई चार्ज की वैल्यू ही 0 कूलम है तो फिर तो वो चार्ज ही नहीं हुआ, है ना। इसीलिए तो हमने इसका नाम दिया टेस्ट चार्ज। असल में ऐसा चार्ज है नहीं, बट हम इसको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी चार्ज की फील्ड को स्टडी करने के लिए, या जैसे आगे आगे हम डेरिवेशंस करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम टेस्ट चार्ज को यूज़ करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।